हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति शुक्ला और आज मैं आपका CTP चैनल में स्वागत करती हूँ जो कॉन्सेप्ट, ट्रिक और प्रैक्टिस पर आधारित है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसे हिंदी में ओजोन परत का क्षरण भी कहते हैं। दूसरा नाम भी है ओजोन होल, जिसे हिंदी में ओजोन छिद्र कहते हैं। इस विषय से या इस टॉपिक से सभी TET परीक्षाओं में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। यह पर्यावरण के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। आइए हम आगे चलते हैं। जब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि ये ओजोन परत होती क्या है। तो आप समझ लीजिए कि ओजोन परत ओजोन के अणुओं के संघनन से बनती है, अर्थात जहाँ पे ओजोन के अणुओं की संघनन हो जाता है या उनकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है तो वह ओजोन परत कहलाने लगती है। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के परमाणुओं के जुड़ने से होता है। जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो O3 बनता है। यह ओजोन कहलाता है। इसे O3 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगली बात जो हमारे दिमाग में आती है कि यह पाया कहाँ जाता है, तो हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर कई सारी परतें होती हैं। उनमें से पहली परत होती है ट्रोपोस्फियर, दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। यहाँ पे इसका जो डेंसिटी है ओजोन की वो बहुत ज़्यादा होती है और सघन होने के कारण यहाँ एक मोटी परत बनाता है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। इस ओजोन परत का कार्य क्या होता है? ओजोन परत हमारे पास अल्ट्रावायलेट अर्थात UV रेज या पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। अल्ट्रावायलेट रेज 3 प्रकार की होती हैं, पहला A, दूसरा B, तीसरा C अल्ट्रावायलेट रेज सामान्यतः पृथ्वी तक नहीं आती है। UA और UV आती हैं। यह हमारे लिए बहुत खतरनाक है। यह हमारे त्वचा की डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर को हानि पहुंचाती हैं, जिससे हमें त्वचा का कैंसर हो जाता है। UA, UV इससे हमें त्वचा का कैंसर हो जाता है। ये बहुत हानिकारक होता है। प्रकृति ने पहले से ही इनसे बचाव के लिए हमें एक छतरी दे रखी है, हमारे लिए एक परत बना रखी है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। यह ओजोन परत पृथ्वी तक UVA और UVB को आने नहीं देती है। यदि इसकी सघनता कम हो जाती है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो यह विकिरणें पृथ्वी पर आने लगेंगी, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के त्वचीय रोग होने लगेंगे। त्वचा कैंसर की मात्रा बढ़ जाएगी। ओजोन, जैसा कि हम जानते हैं, एक सघनता कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है, तो हम इसको नापने की कोई भौतिक राशि भी होगी। जैसे हम दूरी को मीटर में नापते हैं, भार को किलोग्राम में नापते हैं, उसी प्रकार इसको नापने के लिए जो यूनिट बनाई गई है उसे डॉप्सन यूनिट कहते हैं। डॉप्सन यूनिट को DU से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ओजोन होता है उसकी सघनता जिस क्षेत्र में ज़्यादा होती है उस क्षेत्र को एक विशेष नाम दिया जाता है ओजोनोस्फीयर। जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसी के अंदर जहाँ पे इसकी सघनता सबसे ज़्यादा होती है उस क्षेत्र को हम ओजोनोस्फीयर कहते हैं। और इस ओजोनोस्फीयर में जो ओजोन अणुओं की सघनता है या कंसंट्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 होती है। ट्रोपोस्फीयर, जिसमें ओजोन की सघनता ज़्यादा नहीं होती, उसमें 20 या 70 डॉप्सन कंसंट्रेशन ही ओजोन का पाया जाता है। इसीलिए स्पेशली बोला जाता है कि ओजोन किस परत में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। अगर हम आगे चर्चा करें तो हम देखते हैं कि इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ओजोन डेंसिटी मेजरमेंट यूनिट। ओजोन को नापने के लिए, ओजोन की घनत्व को नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा डॉप्सन यूनिट। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है और कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, जिनसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। जो ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, मैं आपको बताऊं उसका मतलब क्या है, या ओजोन के परत का क्षरण क्या होता है। क्षरण का मतलब होता है क्षय होना, क्षय होने का मतलब होता है कम होना, खत्म होना। ओजोन की जो सघनता है वो धीरे धीरे कम हो रही,
इस सघनता के कम होने को ही हम ओजोन परत का क्षरण कहते हैं। अब ये सघनता कम कैसे हो रही है? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि जो ओजोन है वो O3 अणुओं से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? O3 अणुओं से बना हुआ है। अब अगर इस O3 को तोड़ दिया जाए और इससे ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया जाए तो वहाँ पे ओजोन की सघनता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस ओजोन को जो तोड़ने का काम करता है वो 3 पदार्थ करते हैं। अगर एक बड़े तौर पे देखा जाए तो इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। हम कैसे जिम्मेदार हैं? हम ऐसे वायु प्रदूषक निकालते हैं जो वायु में जाते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, फिर वहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं, वहाँ ओजोन से क्रिया करके उसे ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन परत का जो घनत्व है वह कम होते जा रहा है। वो कौन से पदार्थ हैं जो वायुमंडल में जाके ऐसा करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला पदार्थ जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जिम्मेदार है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पहले नंबर पर आता है। ये निकलता कहाँ से? हम अपने घरों में फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, बाहर भी एसी इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ जहाँ भी हम ठंडी करने वाली मशीनें इस्तेमाल करते हैं वो सभी मशीनों में कूलेंट डाला जाता है। उस कूलेंट से CFC नामक गैस का रिलीज़ होती है। CFC गैस रिलीज़ होती है। समझिए इस बात को, CFC गैस रिलीज़ होती है। ये CFC जो होती है इसमें कार्बन होता है, फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है। ये तीनों आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं जिसे हम CFC कहते हैं। ये CFCl3 ही ओजोन के अणुओं को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। फिर से मैं बता रही हूँ, ये सबसे प्रथम नंबर पर है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जिम्मेदार होता है। दूसरे नंबर पे जो जिम्मेदार है ओजोन के परत के क्षरण के लिए वो है मीथेन। मीथेन गैस, जिसे हम CH4 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये दूसरा रीज़न है, दूसरे नंबर पे इसका प्रतिशत जिम्मेदार है ओजोन के परत के क्षरण के लिए। और तीसरा जो जिम्मेदार पदार्थ है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तीसरा पदार्थ क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम NO2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ये वायु में कैसे रिलीज़ होता है? ऑटोमोबाइल से तो रिलीज़ होता ही है, साथ ही साथ जितने जेट हैं, एरोप्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उन सब के द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को मुक्त किया जाता है और ये जाकर सीधे CFC से ओजोन से रिएक्ट करते हैं और ओजोन की डेंसिटी को कम करते हैं, उसको तोड़कर। तो ये 3 गैसें प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर हैं और तीनों ही जिम्मेदार हैं। प्रतिशत अलग अलग है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जिम्मेदार है CFC, दूसरे नंबर पर जिम्मेदार है मीथेन, तीसरे नंबर पे NO2, पर जिम्मेदार तीनों हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, इस पे जाने से पहले हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न पूछा है, एक परीक्षा में आया है, TT के एक साल में पूछा गया है कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है ओजोन परत के क्षरण के लिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑल द एबव। चूँकि अभी मैंने बताया कि तीनों जिम्मेदार हैं, भले इनका प्रतिशत अलग है, तो आंसर होगा ऑल द एबव। दूसरा, विच वन इज़ द सेकेंड रीज़न, सबसे सेकेंड परसेंटाइल या सेकेंड रीज़न या सेकेंड नंबर पे कौन है जो ओजोन को तोड़ता है? दैट इज आंसर इज मीथेन। मीथेन वो है जो तोड़ता है, दूसरे नंबर का कारक है ये। आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि होता कैसे। देखिए ये CFCl3 है, C से कार्बन हो गया, F से फ्लोरीन हो गया और Cl3 से क्लोरीन हो गया। ये जब वायुमंडल में जाता है तो वहाँ UV रेडिएशन और लाइट से रिएक्ट करके CFCl2 बनता है और Cl मुक्त हो जाता है। ये देखिए एक Cl मुक्त हो गया, इससे एक Cl मुक्त हो गया। ठीक है, ये जो Cl है ये मुक्त मूलक है। मुक्त मूलक का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टूडेंट्स, मुक्त मूलक वो होते हैं जिन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और ये आयनों से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और एक और बात है कि ये कभी नष्ट नहीं होते। तो ये जो क्लोरीन मूलक होता है ये ओजोन से क्रिया करके उसे ऑक्सीजन में तोड़ देता है और खुद जैसे का तैसा बना रहता है। आपको आश्चर्य होगा कि एक क्लोरीन मुक्त मूलक 1,00,000 ओजोन अणुओं को तोड़ सकता है। क्यों? आप देख रहे हैं, हर बार वो मुक्त होता चला जाएगा और हर बार नए ओजोन की अणु से क्रिया करके उसे तोड़ेगा। तो 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है और 100 वर्षों तक उसमें मुक्त रूप में काम कर सकता है। इसी तरह है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये भी ओजोन से क्रिया करता है और उसे ऑक्सीजन में तोड़ देता है, जिससे ओजोन की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये क्रियाविधि है कि कैसे ये काम करते हैं,
कैसे ये तोड़ते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। देखिए कुछ अदर फैक्ट समझ लीजिए कि सबसे पहले इसकी खोज कहाँ हुई होगी। तो हम चलते हैं एंटार्क्टिका, जो पोल पर है, अर्थ के पोल पर है, नॉर्थ पोल पे है, जहाँ पे बहुत ठंड होती है और वहाँ पे विंटर का सीज़न, विंटर जो महीना होता है यानी जून से अगस्त तक बहुत ठंड होती है। उस समय देखा गया कि ओजोन का जो घनत्व है वो कम हो गया है। तो सर्वप्रथम इसे ढूंढा कहाँ गया? एंटार्क्टिका रीजन में ढूंढा गया। दूसरा, इसे ढूंढने वाला कौन था? इसे सर्वप्रथम ढूंढा था डॉक्टर जोसी फारमैन ने। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर जोसी फारमैन ने ढूंढा था 1985 में एंटार्क्टिका रीजन में। और वहीं पे इस ओजोन परत के क्षरण को या ओजोन परत के घनत्व में जो कमी देखी गई थी उसको एक विशेष नाम दिया गया था, ओजोन होल। तो ओजोन परत के थिकनेस में जो कमी आती है, ओजोन परत की मोटाई में जो कमी आती है, उसे क्या कहा जाता है? ओजोन होल कहा जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसे ओजोन होल कहा जाता है। देखिए समझ गए? तो पहला 1985 में अंटार्कटिका में ढूंढा गया था, डॉक्टर जोसी फारमैन के द्वारा ढूंढा गया था। ओजोन परत के घनत्व में आने वाली कमी को ओजोन होल के नाम से जाना जाता है। ये स्पेशली ठंडा पोल है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। जून से अगस्त में ये सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। आगे चलते हैं। अब इससे दो और महत्वपूर्ण प्रश्न कि अगर पर्यावरण में इतनी बड़ी आपदा है तो क्या इसे रोकने के लिए कोई प्रयास किया गया? अवश्य किया गया। 1987 में ही, यानी आज से बहुत पहले ही, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तय किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन पर रोक लगाई जाए या उसमें कमी लाई जाए। इस प्रोटोकॉल का ये उद्देश्य था। कब हुआ था ये प्रोटोकॉल? 1987 में, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपसे इस पर चर्चा कर रही हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है? उत्तर है 16 सितंबर को। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है, किस ईयर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था? 1987 में। और तीसरा प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ को रोकने के लिए बनाया गया था? दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ CFC के प्रोडक्शन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। तो यह प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसे मैं एक बार आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। मुझे उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। मेरी PPT या मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द डे।